ठीक है, चलिए एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। एक पैसेज आप लोगों को दिया गया था, अंग्रेजी का यह पैसेज था, लीगल पैसेज था। इट वाज सजेस्टेड दैट द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव rather than judicial and did not fall within the meaning of decision in any case। यहाँ से शुरू होकर के और ये यहाँ पर आकर के ये आपका पैसेज खत्म हुआ था। तो इस पैसेज को हमें आधे घंटे में करना था। बहुत सारे हमारे साथियों ने इसे आधे घंटे में कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं कर पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में इनपुट चाहता हूँ आप लोगों का कि क्या तकलीफें आई, जिन लोगों ने कर लिया या जो नहीं कर पाया, उनको क्या समस्याएं आई मुझे बताएं। फिर उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके एक एक वाक्य का अनुवाद देखते आगे बढ़ेंगे, कैसे अनुवाद इसका हमें करना है। इसमें बहुत लॉन्ग रन सेंटेंसेस भी हैं, ऐसे भी सेंटेंसेस जो बहुत लंबे लंबे हैं, तो उनका हमें कैसे अनुवाद करना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट अ लीगल ट्रांसलेशन। जब आपके सामने पैसेज मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन चीजों को आपको ओवरलुक नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, उन सारी चीजों को आज हम लोग इस पैसेज को सॉल्व करने के दौरान देखेंगे। तो पहले 1 मिनट में आप लोग फटाफट बताइए क्या तकलीफें आप लोगों को आई ये अनुवाद कर, क्या चैलेंजेस आए, क्या समस्याएं लगी, क्या इश्यूज आया आपको कि नहीं ये समस्या मेरे सामने आई जब मैं लीगल पैसेज कर रहा था, और ये नहीं आती है तब जब मैं सामान्य या प्रशासनिक पैसेज करता हूँ। कोई भी जल्दी से मुझे बताए। आप लोग बताएंगे तो थोड़ा सा हम उस आप लोगों की प्रॉब्लम ओरिएंटेड बातें कर पाएंगे, उन चीजों को हम बता पाएंगे, वरना हमें जो अपनी बात बतानी हो तो हम बताएंगे, ये बताएंगे। सर गुड इवनिंग। मीनिंग नहीं आ रही थी सर। जी, टर्म्स नहीं आ रहे थे सर। सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत हुई थी, ठीक है। और सर मुझे भी सेंटेंस फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम है, वर्ड्स में प्रैक्टिस की वजह से काफी सुधार आया है। ठीक है, ओके। सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और सॉरी, हाँ ठीक है, बेहतर। तो कुछ ऐसे शब्द है जो पहले आता रहता है लेकिन इस टाइम भूल जाते हैं। ये तो अभ्यास से आएगा ना। किसने बोला ये किसका सबमिशन है जो भूल जाने वाला? सर मेरा है। रोज करते हैं आप लोग मैराथन जो हम दे रहे हैं, डेली मैराथन कर रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। देखिए ये इसका तो कोई समाधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये तो अभ्यास की चीज है। अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़ लेने से, एक बार रट लेने से हमें शब्द याद हो जाए हमेशा के लिए, नॉट पॉसिबल। जिन शब्दों को आप लगातार निरंतर अभ्यास करेंगे वही शब्द आपके दिमाग में रह जाएंगे, नहीं तो दिमाग एंड टाइम पे शब्द आपके दिमाग से निकलेगा ही निकलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसे किसी भी एक ऐसे हमारे साथी जो आज इस सेशन में जिन्होंने अनुवाद किया, जिनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, वो सिर्फ मेरा साथ देंगे इस अनुवाद में। 1 या 2 लोग दे सकते हैं, जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए जो मेरे साथ इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग केवल चुपचाप सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। समय कम है और हमें ये पूरा पैसेज बढ़िया तरीके से देखना है। कोई 2 लोग मुझे बता दें जिन्होंने किया है, जो मेरे साथ इसको अपना अनुवाद बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू में किसने किसने हाथ खड़ा किया था? अमन ने किया था और ऋतुराज ने किया था। अमन जी और ऋतुराज जी, जी सर। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, तो मैं, अमन जी और ऋतुराज जी, मैंने भी किया है अनुवाद, आप लोगों के साथ ही किया। और ये बिल्कुल रॉ चीजें हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई चीजें हैं। और इसको हम लोग एक एक सेंटेंस को देखते हुए चलेंगे, इसका अनुवाद कैसे करना है, कैसे होगा और किस तरीके से करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपके सामने एक लीगल पैसेज आता है तो आप सबसे पहले क्या करें। ठीक है, तो लीगल पैसेज आता है, सबसे पहला काम क्या है, इसे ध्यानपूर्वक एक बार क्या करना है, पढ़ना है। रीड इट केयरफुली। अब रीड इट केयरफुली मैं क्यों बोल रहा हूं? दो अप्रोच होता है अनुवाद करने का। एक तो अप्रोच ये होता है कि आपने कलम उठाया और करना शुरू कर दिया, क्योंकि समय की कमी होती है, समय आपके ऊपर, समय का बहुत दबाव रहेगा एग्जाम में। तो लेकिन एक बार भले ही 1 मिनट समय आपका लग जाए, 1-1.5 मिनट समय लग जाए, एक बार फास्ट रीडिंग करके आप कम से कम ये समझ लें ये है क्या ये कोई जजमेंट है, क्या ये कोई डिक्री है, क्या ये कोई चार्जशीट का कॉपी है, क्या ये कोई प्रोसीडिंग की कॉपी है, क्या ये कोई टेस्टिमोनी की कॉपी है ना, ये है क्या चीज एक्चुअली। तो आप, अगर आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा, या ये किसी एक्ट का पार्ट उठा करके दे दिया है, किसी रूल का पार्ट उठा करके दे दिया है ना, किसी कोड का पार्ट उठा करके दे दिया है,
तो कुछ भी वट एवर इट इज, तो आपको समझ में आएगा कि किसका पार्टी है क्या, इससे आपको अनुवाद करने में सहूलियत मिलेगी। तो एक बार आप इसको मोटे मोटे तौर पर पढ़ जाए और पढ़ते पढ़ते अभ्यास करें, अगर संभव है, पेन हाथ में है, जो भी मुश्किल शब्द आपको लग रहा है लीगल, उनको टक 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 मार करते हुए चले। जो आपको आता है उसको नहीं, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, ये हठात से दिमाग में नहीं आ रहा पढ़ते वक्त, तो उसको मार्क कर ले, ताकि उसके ऊपर थोड़ा आपका फोकस और ध्यान रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये पहला हो गया। उसके बाद में पहले एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको पहले सेंटेंस से आपका अप्रोच शुरू हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस आपके सामने है, इट वॉज सजेस्टेड दैट द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन। सबसे पहला लीगल वर्ड क्या आ गया आपका, डिस्पोजिंग। डिस्पोज के लिए क्या बोलते हैं हम, निपटान। डिस्पोज के लिए क्या वर्ड आता है, निपटान कितनी बार ही पैसेजेस में हम लोग निपटान शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये तो शब्द आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए उन लोगों के जो निरंतर लीगल मैराथन हमारे साथ कर रहे हैं, जो निरंतर लीगल मैराथन कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अक्ष फाउंडेशन से जुड़ जाना आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। अक्ष फाउंडेशन आपको कंटेंट दे देगा, अक्ष फाउंडेशन आपको सेशंस दे देगा, लाइव सेशंस, क्लासेस सब आपको अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो आपने ही है, मेहनत तो आपने ही करनी है, अभ्यास तो आपने ही करना है, वो तो हम आपके बदले में नहीं कर सकते हैं निश्चित तौर पे। तो डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव rather than judicial and did not fall within the meaning of decision in any case। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस एक शब्द के अलावा इस पूरे सेंटेंस में और कुछ भी मुश्किल है नहीं अनुवाद करने के लिए। ठीक है, इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, है ना। इट वाज सजेस्टेड दैट, यह सुझाया गया या सुझाव दिया गया, यहां से अगर हम करें तो इट वाज सजेस्टेड दैट, यह सुझाव दिया गया कि, एकदम सीधा सीधा है, इसमें कोई उल्टा वाली बात भी नहीं है। कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, अब जब ये पार्ट जब आपका आएगा, कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, तो इसको तो आपको पलटना पड़ेगा ना, इंग्लिश और हिंदी वाली शैली जो हमने पहले के कक्षाओं में चर्चा करी है। तो क्या होगा कि घोषणा के निपटान में, घोषणा, ये मैं सिर्फ इतने पार्ट का कर रहा हूं, घोषणा के निपटान में, के निपटान में, घोषणा के निपटान में न्यायालय की कार्यवाही, न्यायालय की कार्रवाई। कोई दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। वाद से हमने सेंटेंस को बाइफरकेट किया, दो भाग में कर लिया, वाद से पहले और वाज के बाद। तो हमने वाद से पहले वाला मैटर उठाया, इट वाज सजेस्टेड दैट, दैट आ गया कंजंक्शन में, बोलता हूं कंजंक्शन से आप तोड़िए, वर्ब से आप तोड़िए, ये सब तोड़ने वाले, सेंटेंस को तोड़ने वाले पॉइंट्स है कि कहां से आपको सेंटेंस को तोड़ के अनुवाद करना है। क्या क्या पॉइंट्स है, कंजंक्शंस पॉइंट है तोड़ने वाले, वर्ब, वर्ब मतलब जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब लग रहा है, तो वर्ब से पहले का सब्जेक्ट और उसके बाद, तो सब्जेक्ट का एक साथ में करेंगे, फिर उसके बाद वाले को उठा करके वर्ब के पहले लाएंगे और वर्ब को लास्ट में ले जाएंगे। ऐसे ही अनुवाद होता है ना, हिंदी में तो हम ऐसे ही लिखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लिखेंगे जो रहता है इंग्लिश में, वर्ब को उठा करके पीछे शिफ्ट करेंगे, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसको उठा करके हम वर्ब के आगे शिफ्ट करेंगे, है ना। और उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम को हम घुमा करके सीधा करते हुए शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो पहला, इट वाज सजेस्टेड दैट, यह सुझाया गया कि, या यह सुझाव दिया गया कि कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन। अभी पूरा एक जो है कंप्लीट आपका वाक्य खंड है, तो इसमें क्या करेंगे कि घोषणा के, घोषणा उल्टा चलेंगे, घोषणा के निपटान में न्यायालय की कार्रवाई was administrative rather than judicial। क्या थी, was administrative, प्रशासनिक थी बजाय की न्यायिक, मतलब न्यायिक ना होकर के प्रशासनिक थी, या प्रशासनिक न्यायिक के बजाय प्रशासनिक थी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो न्यायिक के बजाय प्रशासनिक थी, खत्म बात, यहाँ पे आपका मैटर यहाँ पे फिनिश हो गया। एंड अब यहाँ पे आ गया, और did not fall within the meaning of decision in any case, और किसी भी स्थिति में, इन एनी केस, किसी भी स्थिति में डिसीजन मतलब निर्णय, इन्वर्टेड कमा में, जब इसमें इन्वर्टेड कमा में निर्णय दिया, ध्यान रखिएगा लीगल अनुवाद करते हुए अगर इन्वर्टेड कमा में कोई चीज दी हुई है तो आप उसके अनुवाद को भी इन्वर्टेड कमा में ही रखेंगे हर हाल में, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण शब्द है जो उस पूरे पैराग्राफ में कुछ किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, तो उसको भी आप इन्वर्टेड कमा में रखेंगे। तो किसी भी स्थिति में निर्णय का अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है, एंड डिड नॉट फॉल नहीं आता है, नहीं आया, जो किसी भी स्थिति में निर्णय के अर्थ के अंतर्गत नहीं आया था, ये आपका पूरा इसका अनुवाद बन जाएगा।
ऐसा अनुवाद किसने बनाया है या क्या गलती की? अमन क्या बनाया आपने, बताइए। सर मैंने बनाया, यह सुझाव दिया गया कि घोषणा के निपटान में न्यायालय की कार्रवाई न्यायिक से ज्यादा प्रशासनिक थी हाँ, और किसी भी मामले में निर्णय के अर्थ के अंदर नहीं आई या नहीं आती निर्णय थी। के अर्थ के अंतर्गत नहीं आया किसी भी स्थिति में, इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, किसी भी मामले में, ठीक है, किसी भी मामले में निर्णय के अर्थ के अंतर्गत यह नहीं आया था। एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, अब यहाँ पे हम देखेंगे धन कि अंडर सेक्शन हमें पता है धारा के मतलब धारा अंतर्गत सिविल प्रोसीजर कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता भी इसे कहते हैं। सिविल का मतलब कोर्ट की भाषा में किससे लिया जाता है? जो जमीन, हाँ, जमीन के मामले होते हैं। बिहार में अभी बिहार हाई कोर्ट का हम लोग एग्जाम देने वाले हैं और बिहार में भी बढ़िया तरीके से पूरा क्या चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जमीनों का सर्वे चल रहा है। तो ये शब्द बड़ा मतलब आजकल, हाँ, तो सिविल प्रोसीजर कोड दीवानी प्रक्रिया संहिता बोले या सिविल प्रक्रिया संहिता बोले, कोई दिक्कत नहीं है। दीवानी ना लिख के आप सिविल लिखते हैं तभी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब यहां से शुरू होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अगर आपको स्टार्ट शुरू हो गया ना, आप यकीन माने आप अच्छा कर जाएंगे ट्रांसलेशन के अंतर्गत। अब क्या हुआ? अच्छा, अब लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे से भी गलती हुई। इन माय ओपिनियन, तो मेरे विचार में या मेरे राय में, विचार नहीं राय है ना, यहाँ पे राय, ओपिनियन मतलब राय, मेरे राय में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ अ डिक्लेरेशन अंडर ऑर्डर 11 रूल 66 इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसमें क्या मुश्किल है? अब दिक्कत कहाँ आएगी कि यदि आपने, दिक्कत कब नहीं आएगी, यदि आपने यहां से इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दिया। अगर आपने यहां से इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दिया, मान लीजिए दो भागों में तोड़ दिया, तब तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप पूरा एक साथ मिला जुला करके और सत्तू बनाने का प्रयास करेंगे तब तो आपको दिक्कत 100% आ सकती है। तो अब आपने लिख दिया मेरी राय में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत, खत्म। उसके बाद द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन अंडर रूल इतना, रूल 66 इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो the court's action in disposing of a declaration under order 11, तो आदेश 11 के 21 है। अच्छा, ठीक है। इससे ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, बस वही लिख देंगे। हाँ, रोमन का रोमन लिख देंगे। आदेश 21 लिख दिया सर। हाँ बिल्कुल, आदेश 21 नियम 66, ये अब पूरा हो गया आपका। नियम 66 के अंतर्गत क्या है? एक घोषणा का निपटान में न्यायालय की कार्रवाई एक न्यायिक प्रक्रिया है। खत्म बात। एकदम देखिए, ये बिल्कुल ही सेट है। ये ट्रांसलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यदि आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा समझने का प्रयास करें, एकदम देखिए कितना बढ़िया एक सेंटेंस आपको मिला। एक बार दोबारा हम इस सेंटेंस को करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा लीगल ट्रांसलेशन आसान तरीके से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा लेके चलते हैं और समझते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसी चीज को। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि एक सेंटेंस हमारे सामने आया ये, ठीक है। इस सेंटेंस के 3 पार्ट। अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1, इन माई ओपिनियन 2, द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन, है ना, अंडर डिक्लेरेशन हो गया अगर आप माने तो ये तीसरा, और अंडर इतना इज तक एक चौथा, और जुडिशियल प्रोसीडिंग 5वां। तो ये 5वां, चौथा, ये हो गया तीसरा, दूसरा और पहला। 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट है। अब इन 5 पार्ट में आपको अनुवाद करना है। फटाफट क्या किया आपने? पहले का किया आपने कि सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत, उससे पहले इन माय ओपिनियन, अच्छा इन माय ओपिनियन ऐसा है कि इसको आप पहले लिखे तो भी ठीक रहेगा और बीच में लिखे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले लिखा था सर। हाँ, मेरी राय में से शुरू कर सकते हैं तो बीच में लिख सकते हैं। मेरी राय में इतना के अंतर्गत। अब क्या हो गया, आपने 2 पार्ट खत्म कर दिया। तीसरे पार्ट में हम आते हैं अंतर्गत। अब यहां से ये तीसरा और चौथा पार्ट से आप शुरू करेंगे तो इसको इनफैक्ट एक ही पार्ट आप मान के चलें, तो इसको आप उल्टा लेके चलेंगे यहां से कि आदेश 21 नियम 66
के अंतर्गत घोषणा घोषणा के निपटान में न्यायालय की कार्रवाई एक न्यायिक प्रक्रिया है। खत्म। एकदम देखिए बिल्कुल उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा चलेगा, एकदम उल्टा चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, या किसी ने कुछ और किया हो, हम गलत कर रहे हो? हेलो? नहीं सर, आपने सही किया। यस, नो, जी सर, नो सर, कुछ तो बोलिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 21 रूल 66 इज डिफरेंट फ्रॉम, पता नहीं 11 क्यों दिमाग में बार बार आ रहा है मेरे, is different from section 287 of the 1882 code as it requires the court to prepare a declaration after। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आसान है, इनमें फॉर्मेशन का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे ही आपके अनुवाद बनेंगे, इसमें ज्यादा आपको घूमने फिरने की बात ही नहीं पड़ेगी। as it requires the court to prepare a declaration after notifying, है ना, after notifying the डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्क कर लें कि क्या क्या मुश्किल शब्द है। जैसे मुश्किल मतलब लीगल शब्द है, जैसे एक जजमेंट डेटर आएगा, तो डेटर का मतलब होता है देनदार, जजमेंट मतलब जो जजमेंट देता है, डिक्री होल्डर मतलब धारक, डिक्री धारक, डिक्री का मतलब भी डिक्री भी एक तरीके का निर्णय ही होता है, और डिक्री के लिए, हाँ जी, आज्ञप्ति, डिक्री को आज्ञप्ति भी बोलते हैं। तो उसके लिए आज्ञप्ति या डिक्री, ये शब्द दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्डर, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे कहां से तोड़ेंगे आप, एक तो आपका ये पार्ट बन जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा ये पार्ट। ऑर्डर 21 रूल 66 इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 287 ऑफ द, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आदेश 21 नियम 66 धारा, यहां से संहिता 1882 की धारा 287 से अलग है, भिन्न है। क्यों भिन्न है भाई? क्योंकि इट रिक्वायर्स द कोर्ट टू प्रिपेयर अ डिक्लेरेशन आफ्टर नोटिफाइंग द डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। क्योंकि इसमें इट रिक्वायर्स, इसमें न्यायालय के लिए घोषणा टू प्रिपेयर डिक्लेरेशन, घोषणा तैयार करने के मतलब घोषणा तैयार करने के लिए डिक्री होल्डर यानी कि आज्ञप्ति धारक या डिक्री धारक एवं जजमेंट डेटर यानी कि निर्णय देनदार को सूचित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें न्यायालय को डिक्री धारक एवं निर्णय देनदार को सूचित करने के बाद घोषणा तैयार करने की आवश्यकता होती है। बात एक ही है। तो इस तरीके से आप इसको दो पार्ट में, तो एक पार्ट में आपने यहां से लिख लिया कि आदेश 21 नियम 66 संहिता 1882 की धारा 287 से भिन्न है। ठीक है, ये क्लियर है। क्यों भिन्न है? क्यों? एज इट रिक्वायर्स द कोर्ट टू प्रिपेयर, क्योंकि इसमें क्या है, न्यायालय को डिक्री धारक एवं या आज्ञप्ति धारक एवं आपका निर्णय देनदार, जो निर्णय देने वाले हैं, निर्णय देनदार को सूचित करने के बाद, है ना, नोटिफाइंग को या नोटिस देने के बाद, कार्यालय की मतलब कोर्ट की भाषा में नॉर्मली सूचित करने को मतलब नोटिस देना ही बोलते हैं, वो ज्यादा प्रचलित है। और हिंदी में भी नोटिस शब्द को, कोर्ट की भाषा में हिंदी में भी नोटिस शब्द को हम लोगों ने क्या किया है, बढ़िया तरीके से उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो हम नोटिस शब्द को नोटिस में ही यूज करते हैं। सूचना और नोटिस में दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो सूचित की बजाय मैंने सूचित लिखा है, पर आप नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस देने के बाद ही घोषणा तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरीके से इसका आपका अनुवाद हो जाएगा। हाँ अमन, कैसे बनाया है आपके? ऋतुराज बताइए कैसे बनाया है? सर मैंने लिखा है इसमें आदेश संख्या 21 नियम 66 संहिता 1882 की धारा 287 से अलग है। हाँ, इसमें आपने भिन्न बोला है, इसको मैं एक ही बात है, भिन्न है, अलग है, उससे कोई फर्क हाँ, क्योंकि इसमें डिक्री धारक तथा निर्णय देने वाले, क्योंकि देनदार सर नहीं आ रहा था, देने वाले तो को निर्णय बिल्कुल ठीक है, एक ही बात हाँ, है। देने वाले को सूचित करने के पश्चात अदालत एक घोषणा तैयार करेगी। तो ये अब नोटिस करने के बाद तैयार करेगी, गलत है, करने की आवश्यकता होती है। आप सबसे पहली बात तो ये कि काल नहीं बदल सकते हैं,
काल को बिल्कुल आप जी नहीं सर। बदल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इसमें न्यायालय से डिक्री धारक और निर्णय देनदार को नोटिस के बाद घोषणा तैयार करने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा इस पंक्ति में नहीं लिखा है कि घोषणा न्यायालय तैयार करेगी, जो आपने लिख दिया, और यहीं पे हो जाता है हमारा अनुवाद गलत जब हम लीगल की बात, क्योंकि अब यहाँ पे तो आपने क्या किया, स्पष्ट कह दिया कि न्यायालय घोषणा तैयार करेगी, जबकि दिए हुए सेंटेंस में तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है कि वह घोषणा तैयार कौन करेगा, न्यायालय करेगा या कोई और करेगा। यस ये इंटरप्रिटेशन हमको कभी भी लीगल ट्रांसलेशन में नहीं करनी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं करना। Yes. किसी भी उसमें हमें इंटरप्रिटेशन पे अनुवाद कभी करना नहीं है। ठीक है। दिस इन माई व्यू इंडिकेट्स दैट द पर्पस ऑफ द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन इज ज्यूडिशियल। ये तो आसान है। दिस इन माई व्यू, दिस मतलब यह, इन माई व्यू मेरी राय में, इंडिकेट्स दैट इंगित करता है कि, क्लियर। अब आपका ये पूरा पाठ खत्म हो गया, इसका हमने अनुवाद ले लिया है कि अब क्या, द पर्पस ऑफ द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन इज ज्यूडिशियल। अब ये पूरा एक साथ आएगा, पूरा एक साथ, द पर्पस ऑफ द कोर्ट एक्शन इन डिस्पोजिंग द डिक्लेरेशन। कैसे कि घोषणा, एकदम अभ्यास से उल्टा चलिए, एकदम उल्टी चाल, आंख बंद करके, घोषणा ऑफ दी को डिस्पोजिंग, घोषणा को निपटान करने में, नहीं तो यहाँ पे बदल दीजिए, कारक चिन्ह के कर दीजिए, शब्द के अनुसार कारक चिन्ह बदल दीजिए, घोषणा के निपटान इन में कोर्ट की कार्रवाई, मतलब न्यायालय की कार्रवाई का पर्पस, उद्देश्य क्या है, जुडिशियल मतलब न्यायिक है। खत्म, एकदम साफ स्पष्ट, एकदम। देखिए आप यहां तक आप सीधा ले आए, यह मेरी राय में इंगित करता है कि, यहां सीधा उल्टी चाल चले आप, द पर्पस ऑफ द कोर्ट्स एक्शन इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब घोषणा के निपटान में न्यायालय की कार्रवाई का उद्देश्य न्यायिक है। ठीक है, तो उद्देश्य न्यायिक है, ये हो गया आपका साफ शब्दों में। ये इसमें तो कुछ ज्यादा मुश्किल था भी नहीं। क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? हेलो जी सर। हाँ जी, विजय जी समझ आ रहा है? जी सर। मतलब 8 तारीख को आप लोग फ्लैग ऊंचा रखने वाले हो, क्या करने वाले हो? 8 को है, 7 हाँ को सर, है? इस 8 को है सर। इस तरह का सर सेशन चलते रहेगा तो हो जाएगा सर। इसी तरह का सेशन की जरूरत है। ये सेंटेंस जो बड़ा सेंटेंस को फॉर्म करने में दिक्कत होता है सर, बाकी तो अभी समझ में आ रहा है। I do not think it is necessary to consider whether the decision in any case falls within the meaning of section 115 of the Civil Procedure Code. अब बताइए मुझे क्या मुश्किल है इसमें? I do not think it is necessary. डरिए मत आप लोग लीगल से, डरिए मत। ये कोई ऐसा मतलब भूत नहीं है जो आपको डरा देगा। It is as simple as the normal translation. Only थोड़ी सी लीगल ग्लॉसरी आपको परेशान कर सकती है, और थोड़ा सा आपको जो एक लॉन्ग रन सेंटेंसेस से परेशान कर सकते हैं। उसमें भी हमने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता दी है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप आंख बंद करके जहां मौका मिले उल्टी चाल चलना शुरू कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली अनुवाद बनता चला जाएगा। ठीक है, ओके। और लेकिन हाँ, पर अभ्यास से आएगा, बिना अभ्यास के नहीं आएगा। इट विल कम ओनली बाय द प्रैक्टिस, नॉट विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, फाइन। तो अब हम देख रहे हैं, आई डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी, मुझे नहीं लगता है कि यह आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है। आई डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू कंसीडर, मुझे नहीं लगता है कि इस बात पर इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है, या यह विचार करने की आवश्यकता है। सवाल मैंने एक अतिरिक्त शब्द लिख दिया है जो इसमें नहीं है, मुझे लगा कि एक नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, कि इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या इस पर भी लिख सकता है, मतलब मानना भी होता है सर, इस पर ही लिख सकता है। हाँ बोलिए सर मुझे नहीं लगता कि इस पर विचार करना आवश्यक है कि।
हाँ ठीक है, इस पर विचार करना आवश्यक है कि वो भी ठीक है, मैंने एक अतिरिक्त लिख दिया, होता है, मुझे लगा कि इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, वेदर द डिसीजन इन एनी केस फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। बताइए, द डिसीजन इन एनी केस, किसी मामले में निर्णय फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। हाँ जी, मामले ऋतुराज में जी। जी सर, मुझे नहीं लगता कि इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या किसी मामले में निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन है। फॉल्स अंडर को मैंने फॉल्स विद इन था सर। फॉल्स विद इन के अधीन है, बिल्कुल ठीक है। इन एनी केस फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर। अब क्या किया, वेदर से आपने क्या यहाँ क्वेश्चन क्या उठाया आपने, क्या किसी मामले का, ठीक है, इन एनी केस, क्या किसी मामले में निर्णय, तो इन एनी केस डिसीजन, क्या किसी मामले में निर्णय फॉल्स, यहाँ पे आपका वर्ब, इसको आप पीछे ले आएंगे, निश्चित तौर पे पीछे ले आएंगे, तो निर्णय। अब आप फिर यहां से, अब जैसे देखिए, इसको इस तरह से फिर से समझिए कि ये सेंटेंस को फिर से आपने 3 भाग में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा 3 भाग में? अलग अलग अनुवाद करने के दृष्टिकोण से। पहला, ये आपका यहां से यहां तक आ गया, आई डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू कंसीडर, मुझे नहीं लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, या इस सवाल पर, जैसे हाँ, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, एक हो गया। दूसरा, वेदर की क्या, अब ये आपका यहां से यहां तक दूसरा पार्ट हो गया, क्योंकि ये वर्ब है फॉल्स, तो जब भी वर्ब है तो वर्ब क्या होगा, हमेशा वर्ब जाएगा लास्ट में, वर्ब को लास्ट में जाना है, तो वर्ब लास्ट में, यहाँ वर्ब को आपने निकाल दिया, तो फिर यहां से तीसरा पार्ट बच गया। इस तीसरे पार्ट को आपने उलट देना है, अगर आवश्यक है तो उलट देना है, लेकिन कब? जब विदाउट कॉमा हो। यदि बीच में कॉमा हो कि 2 बातें हों, इसमें 2 अलग अलग चीजें कही जा रही हो, तो फिर उसको उसी क्रम में आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। अगर 2 बातें कही जा रही हैं तो उनको राइट टू लेफ्ट पहली बात, फिर कॉमा दूसरी बात। ऐसा नहीं कि नहीं 2 बातें हैं और सर ने कहा है कि राइट से लेफ्ट करिए, तो राइट वाले को उठा के इधर रख दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये पूरी एक ही बात है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ये पूरा एक ही वाक्यांश है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 115, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अर्थ के अधीन है, फॉल्स विद इन के अर्थ के अधीन है। अब फॉल्स के लिए अलग से हमें शब्द ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, वो शब्द यही मिल गया, फॉल्स विद इन में हो गया कि अधीन है, खत्म बात। हेलो जी सर। जी सर। जी सर। बहुत जी नीरव शांति छाई हुई है, एकदम सन्नाटा है, क्या मुश्किल यार लग रहा है? दिमाग ये सर सब चाचा ध्यान से। चौधरी का दिमाग हो जाता है सर, कंप्यूटर से भी तेज चलाना पड़ता चलना, इसीलिए तो मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिकली ऑन टाइम अभ्यास करने के लिए, मुझे पता नहीं कि आप लोग कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता ना, तो प्रैक्टिकल करने से देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि ठीक है, हम कितने समय में कितना कर पा रहे हैं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर सेक्शन 107 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगेन हो गया, जैसे ही आया यहां से टूट गया, तोड़ना कहां से ये समझना आपके लिए जरूरी है। टूटा, दिस कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरवेन इज क्लियर, स्पष्ट है। फिर वेदर यहां आ गया, कंजंक्शन है तो तोड़ देना है, मैंने आप लोगों को बताया है, कंजंक्शन से तोड़ना है और किसे तोड़ना है, पंक्चुएशन से तोड़ना है, मतलब सब जगह से नहीं, जहां से आवश्यक हो, पंक्चुएशन से तोड़ना है और वर्ब से तोड़ना है। कंजंक्शन, पंक्चुएशन, वर्ब, ये जहां जहां आता है वहां वहां से आपका सेंटेंस टूट सकता है, जितना तोड़ेंगे उतना आसानी से बना पाएंगे आप। ठीक है, कंजंक्शन, पंक्चुएशन, वर्ब, याद रखें आप लोग। अंडर सेक्शन 107 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक पंक्चुएशन से तोड़ा हमने। फिर दिस कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरवेन इज क्लियर, वेदर, फिर तोड़ दिया। द एक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। अगर 3 भाग में तोड़ दिया आपने तो क्या इसको बनाना मुश्किल है क्या? हेलो, नहीं सर। चलिए, तो नहीं है तो बताइए कौन, अमन और ऋतुराज जी के अलावा और किसी ने बनाया है या बना सकते हैं तो फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 107,
की धारा 107 के अंतर्गत या अधीन। एक पहला पार्ट हमारा खत्म, यहां तक हो गया, निपट लिए। यहां से चलते हैं, दिस कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरवेन इज क्लियर। तो इंटरवेन सबसे पहले आएगा, इंटरवेन इज क्लियर। मतलब इंटरवेन को क्या बोलेंगे कि हस्तक्षेप करने के लिए, हस्तक्षेप करने हेतु, ठीक है, हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार। तो इंटरवेन करने हेतु, हस्तक्षेप करने हेतु इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार जो भी है, इस क्लियर, स्पष्ट है, कॉमा, दूसरा पार्ट ओवर बन गया। अब वेदर स्पष्ट है। अब क्या देखना है, क्या वेदर मतलब या सर, या चाहे भी एक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जुडिशियल। तो यहाँ क्या नहीं होगा, वेदर। यहाँ देखिए, ये बात आप ध्यान रखें, यहाँ वेदर से क्या नहीं होगा, हर जगह वेदर से क्या नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 107 भारत सरकार का अधिनियम कह रहा है कि दिस कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो रही है, उसका क्षेत्राधिकार, हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार स्पष्ट है। चाहे लोअर कोर्ट का जो कार्रवाई थी वह एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा क्षेत्राधिकार स्पष्ट है। तो यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चाहे लोअर कोर्ट की, मतलब निचली न्यायालय की कार्रवाई प्रशासनिक थी या न्यायिक। ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा और खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is acknowledged that there is no appeal in this case. There is no appeal in this case. ये तो आसान है ना, इसमें क्या, इसमें भी सोचना है क्या? It is acknowledged that there is no appeal in this case. Acknowledge मतलब स्वीकार, जानकारी सर, स्वीकार करना सर, स्वीकार किया जाता है अक्सर, पर ये स्वीकार्य है। कार्यालयी भाषा या न्यायालयीन भाषा अक्सर कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा, न्यायालयी भाषा अक्सर जो है वह कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। तो यह स्वीकार किया जाता है, ठीक है। इट इज एक्नॉलेज दैट, यह स्वीकार किया जाता है कि इस मामले में कोई भी अपील नहीं है। तो देखिए, अब यहां ये जो अगला पोर्शन आया दैट तक, ये सीधा चला, यह स्वीकार किया जाता है कि, और की के बाद जो दूसरा पोर्शन आया वो कैसा चला, उल्टा चला। इस मामले में कोई अपील नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका बन गया। अब चलते हैं, एक और लंबा सेंटेंस देखते हैं। सर थोड़ा सा इसमें, हाँ मुझे लगा अगर हम ये लिखें सर कि इस मामले में कोई भी अपील नहीं की जाएगी तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। की जाएगी कैसे लिखेंगे आप? देयर इज नो अपील, उसके लिए फिर नो अपील विल बी इंटरटेन्ड इन दिस केस, नो सर मैंने लिख दिया है एडमिसिबल इन दिस केस, नो अपील विल बी परमिटेड इन दिस केस। वो फिर ऐसा हो जी जाएगा। सर। आपको सर अर्थ समझना अपील है का ना? अपील ही होगा, हाँ जी, अपील का हाँ, अपील ही होगा, अपील के लिए अपील ही शब्द प्रयोग किया जाता है। याचिका नहीं होगा। याचिका के लिए पिटिशन वर्ड आता है। याचिका इज नॉट अपील, याचिका इज पिटिशन इन जुडिशियल, मतलब इसमें जो जुडिशियरी टर्म में याचिका पिटिशन हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, अपील के लिए अपील शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे अनुवाद से मतलब नहीं बदलना चाहिए। मेन फोकस of our translation should be to stick on the content. Content what? Content of the meaning.
कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव क्या। Yes. अल्टीमेटली तो ग्रॉस आउटपुट है ना, दैट शुड बी द सेम ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, आउटपुट शुड नॉट बी डिफरेंट। तो जब यहां कह रहा है कि अपील नहीं है, मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग बात की जा रही है, आप नहीं की जाएगी, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ऑर्डर ही गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे Yes. आगे बढ़ते हैं हम लोग। If, as I believe, this court has jurisdiction to consider the present application, it should, in my opinion, तो चलिए अभी कैसे करेंगे हम लोग, नाउ सेट असाइड द क्वेश्चन ऑर्डर। ठीक है, तो इफ एज आई बिलीव, यदि नहीं, एज आई बिलीव, जैसा कि मैं मानता हूं, मानता हूं कि यदि, यहां यदि को आप इसके बाद लिख लीजिए कि यदि, एज आई बिलीव दिस कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू कंसीडर द प्रेजेंट एप्लीकेशन, कि यदि इस न्यायालय को प्रेजेंट एप्लीकेशन, वर्तमान आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, वर्तमान आवेदन, जैसे हमने क्या किया, इफ एज आई बिलीव हमने लिख दिया, जैसा कि मैं मानता हूं कि यदि दिस कोर्ट अभी हैज है, तो हैज से हम तोड़ रहे हैं, हैज के बाद ये आपका क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो रहा है, इससे पहले सब्जेक्ट हो रहा है, ये पूरा उल्टा होगा, ये सीधा चलेगा। तो यदि इस न्यायालय को, दिस कोर्ट, उसके बाद अब हैज तो चूंकि लास्ट में जाना है, तो यहां से ये पूरा उल्टा चलेगा। प्रेजेंट एप्लीकेशन, वर्तमान आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, ये ऐसे, तो ये हैज है लास्ट में आ जाएगा। तो वर्तमान आवेदन पर विचार करने का अधिकार है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोगों को इसका अनुवाद तो मैं दे ही दूंगा, मतलब प्रिंटेड टाइप फॉर्म में दे दूंगा, का अधिकार है। उसके बाद इट शुड, इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, अब इट शुड को आप यहां से थोड़ा सा स्किप करेंगे और सीधे लिखेंगे मेरी राय में इसे, अब यहाँ पे इट शुड आ गया और शुड फिर लास्ट में चाहिए चला जाएगा, शुड का चाहिए लास्ट में चला जाएगा। तो मेरी राय में इसे, नाउ सेट असाइड द क्वेश्चन ऑर्डर एंड डायरेक्ट, नाउ सेट असाइड द क्वेश्चन ऑर्डर। क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुगत या प्रश्नगत, ऑर्डर मतलब आदेश, को सेट असाइड का मतलब क्या हो गया, दरकिनार कर देना चाहिए, बिल्कुल हाँ, सेट असाइड मतलब अलग कर देना चाहिए। दरकिनार शब्द मान लीजिए कि नहीं भी आए, दरकिनार बहुत स्टैंडर्ड शब्द हो गया, एकदम एप्रोप्रिएट शब्द हो गया बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आए अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, है ना, बगल में कर देना चाहिए, जो आपके ध्यान में आए उस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर मतलब प्रश्नगत आदेश को दरकिनार कर देना चाहिए अब, और डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट जज, और अधीनस्थ न्यायाधीश को निर्देश देना चाहिए, किस लिए, टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज टू बी सोल्ड, बिक्री की जाने वाली संपत्ति के मूल्य का सुनिश्चित करने, मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ न्यायाधीश को निर्देश दिया जाना चाहिए। इस तरीके से, तो आप देखेंगे अगर पूरा सेंटेंस एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करें, इफ एज आई बिलीव पहला पार्ट हो गया, दिस कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, अगर हम इसको दूसरे पार्ट को तोड़ेंगे तो दूसरे पार्ट को फिर दो सब पार्ट में, दूसरे पार्ट का सब पार्ट एक ये हो गया, सब पार्ट दो ये हो गया, ये सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो दिस कोर्ट हैज, तो दिस कोर्ट सब्जेक्ट सीधा चलेगा, कई बार सब्जेक्ट भी उल्टा चलता है अगर लंबा हो तो इस न्यायालय को अधिकार है किस चीज का, वर्तमान आवेदन पर विचार करने का अधिकार है, वर्तमान आवेदन पर विचार करने का अधिकार है, हो गया। इट शुड, इन माय ओपिनियन, तो मेरी राय में इसे, इट शुड नाउ सेट असाइड द क्वेश्चन ऑर्डर, प्रश्नगत आदेश को दरकिनार कर देना चाहिए, और बिक्री किए जाने वाली संपत्तियों के मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु, मूल्य को
हाँ, सुनिश्चित करने हेतु या मूल्य पता लगाने हेतु, सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ न्यायाधीश को निर्देश देना चाहिए। खत्म। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे से पार्ट में तोड़ेंगे सेंटेंस को ना, तो सेंटेंस आपका बनेगा। हाँ बताइए कैसे बना है ऋतुराज जी? सर अभी तो ठीक। मैंने इसको कर दिया चेंज। क्या बोल रहे हैं? जैसा आपने बताया वैसे चेंज कर दिया सर मैंने, मतलब बहुत इधर उधर हो गया। अच्छा ओके। अगर आप सेंटेंस को तोड़ना सीख गए ना 2, 3, 4 पार्ट में, तो आप बहुत आसानी से अनुवाद कर लेंगे। पूरा एक साथ उठा करके करेंगे ना तो बहुत मुश्किल है। पूरी रोटी एक साथ खाएंगे तो खा पाएंगे नहीं, उसको अलग अलग 5-6 टुकड़ों में करके छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी खाएंगे तो आसानी से खा लेंगे। तो इट इज एज सिंपल एज ईटिंग अ ब्रेड, बट द प्रॉब्लम मतलब द ट्रिक इज टू नो हाउ टू ईट द ब्रेड। चपाती। हेलो, यस सर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मुझे बताएं, या मैं ऐसे ही फालतू मेहनत कर रहा हूँ? कितने लोगों को ये टेक्निक समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? तो समझ में आ और रही है इस पे सर। मास्टरी करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस। मतलब अब अगले 7-10 दिन जो आपके हाथ में है ना, तो जस्ट एकदम लग जाइए आप पूरी तरीके से। और हम लोग 1 तारीख से, मोटर चालू है क्या? 1 तारीख से हम लोग वी विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैसेजेस, एंड फ्रॉम 1st ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग डेली दिस काइंड ऑफ सेशंस करेंगे। तब तक आप लोग मैराथन का जो 3rd है वो तो कल खत्म हो जाएगा, परसों से 4th लैप शुरू हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग 2 पैसेजेस डेली, वो तो मिलेगा। इन एडिशन टू दैट विल बी डूइंग 2 पैसेजेस ऑन स्क्रीन। तो रोज 4 पैसेज का हमारा टारगेट रहेगा अप टू 7th। एकदम इतना रगड़ दो कि मतलब कोई पैसेज आपसे, लेकिन ये अभ्यास जो करेगा उसी का होगा। आई नो कि सबके लिए है, कर बहुत कम लोग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो रोज दिखता है ना कि कितने लोग कर रहे हैं, तो आई कैन सी दैट। और अब तो भाई मैं हर आदमी के पीछे पीछे जा करके फोन करके तो नहीं बोल सकता ना, मैं तो मैसेज भी डालता हूँ कहीं के बीच में कि भाई करिए करिए। करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर कुछ कुछ लीगल ग्लोसरी का पीडीएफ है, जैसे 200-300 इम्पोर्टेंट लीगल पूरा पीडीएफ ग्लोसरी। है, कुछ कुछ क्या, हमने तो पूरा महासमुंदर दे रखा है। आप नहीं जुड़े इसलिए आपको नहीं बताया, हमने तो पूरा समंदर लीगल ग्लोसरी का दे रखा है। मतलब अच्छा, समंदर भी दे ऐप रखा में है है। और सेग्रीगेटेड भी उसमें से दे रखा है हमने, जो मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं साझा कर दूंगा आपको। ठीक है। ऑर्डर 21 रूल 66 रिक्वायर्स द कोर्ट टू प्रिपेयर ए डिक्लेरेशन ऑफ द सेल। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। बताऊं क्या इसको भी, या ये कर लेंगे आप? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। यस सर। सर ये कर लेंगे? इसको तोड़ 21। बताइए। हाँ बताइए। नियम 21 और आदेश 21, नियम 66। बिक्री की घोषणा की तैयारी के लिए अदालत की आवश्यकता है। बिक्री की घोषणा की तैयारी के लिए हाँ, तैयारी के लिए न्यायालय अदालत की के हाँ के लिए न्यायालय की आवश्यकता है। यस सर। ठीक है। हाँ नहीं, मतलब पूरा स्पष्ट आया नहीं। हाँ बताइए नेमत जी, बताइए। मैंने लिखा है आदेश 21 नियम 66 बिक्री की घोषणा की तैयारी के लिए अदालत की आवश्यकता है। मैंने ये बनाया। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि आदेश 21 नियम 66 में न्यायालय से अपेक्षित बिक्री की घोषणा तैयार करने की आवश्यकता है। न्यायालय से बिक्री की घोषणा तैयार करने की आवश्यकता है, या अपेक्षित बिक्री की घोषणा तैयार करने की आवश्यकता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। सर ऐसे बना सकते हैं इसको। हाँ सर ऑर्डर 21 नियम 66 न्यायालय को विक्रय की घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए आवश्यक करता है। आपकी आवाज अब ऐसी नहीं आई मुझे। सर नहीं अभी आ रही सर। हाँ सर इस तरह ऑर्डर 21 नियम 66 न्यायालय को विक्रय की घोषणा एक पत्र मिनट तैयार ऑर्डर 21 क्यों? वो सर आदेश 21 सॉरी आदेश। हाँ हाँ आदेश 21 नियम 66 न्यायालय को विक्रय की घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक करता है।
आदेश 21 नियम 66 न्यायालय को विक्रय की घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक करता है। नहीं, आवश्यक करता है, ये तो आपका सेंटेंस कंपोजिशन ही गलत हो गया। देखिए ये इसका मतलब आप इस सेंटेंस का मतलब समझिए। सेंटेंस क्या है कि ये जो नियम है ना, इस नियम की रिक्वायरमेंट ये है कि कोर्ट सेल की डिक्लेरेशन तैयार करे, बस यही बात है। यही बात है। आपको एकदम सिंपल शब्दों में कैसे समझे कि ये जो सर ये भी नियम हो है, सकता है क्या? ये जो नियम है, इस नियम की ये आवश्यकता है, इस नियम की नीड है कि कोर्ट जो है सेल की डिक्लेरेशन तैयार करे। सर मैं बोलूं क्या एक बार? हेलो। हाँ बोलिए। आदेश 12 नियम 6 के लिए अदालत को बिक्री की घोषणा की तैयारी करने की आवश्यकता है। के लिए, ठीक है, के लिए की जगह के अंतर्गत भी बोल सकते हैं, के अधीन बोल सकते हैं, ठीक है। आदेश 21 नियम 66 कोर्ट न्यायालय से बिक्री के घोषणा पत्र को तैयार करने की अपेक्षा रखता है। जो मैंने अपेक्षित शब्द प्रयोग किया है वो इसी सेंस में प्रयोग किया है। रिक्वायर्स के लिए मैंने अपेक्षित शब्द प्रयोग किया है कि मतलब रिक्वायर्स का अपेक्षित नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह पे मैंने वो प्रयोग किया है कि इस नियम की अपेक्षा है, न्यायालय से अपेक्षा है कि वह बिक्री की घोषणा पत्र तैयार करे। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच ए डिक्लेरेशन, आई थिंक लास्ट सेंटेंस है। Such a declaration should be prepared after notifying the decree holder and judgment debtor, and must, ये पहले भी आया था, and must among other things specify every aspect as fairly and accurately as possible that the court considers material for the buyer to understand the nature and value of the property। ये आप लोगों के लिए जल्दी से बताइए कुछ। तो तोड़ने के लिए क्या क्या है चाहिए आपको? पंक्चुएशन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, और क्या चाहिए? वर्ब। तो एक तो पहला हमें मिला यहां, ठीक है, और कहां मिलेगा? थिंग्स के पास एक यहां मिला, फिर एक यहां मिला, ये हमें 3 मिल गए। ठीक है, तो ये 3 मिले, एक यहां मिला, एक यहां मिला, और एक यहां मिला, और फिर एक यहां वर्ब भी मिला हमें, कोर्ट कंसीडर्स। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। पहले पार्ट का बनाते हैं। सच ए डिक्लेरेशन शुड बी prepared after notifying the decree holder and judgment debtor। बताइए। तो इस तरह की घोषणा, सच ए डिक्लेरेशन, इस तरह की घोषणा, अब शुड यहां है तो शुड चाहिए लास्ट में जाएगा, और ये सब पूरा उसके पहले आएगा, उल्टा चल के आएगा, उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा, उल्टी चाल चलेगा। तो इस तरह की घोषणा जजमेंट डेटर मतलब निर्णय देनदार, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो हाँ, तो जो मैंने आप लोगों को बीच में बता रहा था ना कि अगर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो आपको लिखना है उल्टी चाल में चलना है, लेकिन कॉमा करके अगर 2 पार्ट आ रहे हैं तो 2 पार्ट उल्टा नहीं लिखना है, दोनों पार्ट को सीधा लिखना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आ गया, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर 2 पार्ट आ रहे हैं उसी वाक्यांश में, तो इसको उल्टा नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है कि डिक्री धारक एवं निर्णय देनदार, ठीक है, को सूचित को नोटिस देने के बाद ही तैयार किए जाने चाहिए। कुछ इस तरीके के, इस तरह की घोषणा डिक्री धारक और निर्णय देनदार को सूचना देने के बाद ही तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला खत्म। और एंड मस्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स, और अन्य बातों के साथ साथ, अमॉन्ग अदर थिंग्स, अन्य बातों के साथ साथ, एवरी एस्पेक्ट, स्पेसिफाई एवरी एस्पेक्ट एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अमॉन्ग अदर थिंग्स, एक ये आपने उठा लिया, तो आपका पहला सेंटेंस बन गया कि सच ए डिक्लेरेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब इस तरह की घोषणा, पहला पार्ट में लिख रहा हूं, पहला पार्ट, इस तरह की घोषणा हो गया। फिर शुड आ गया, तो शुड आया
तो हम उल्टा चाल शुरू कर देंगे, यहां से आ जाएंगे पकड़ के। क्या क्या? डिक्री धारक, डिक्री धारक एवं क्या? जजमेंट डेटर मतलब निर्णय देनदार, निर्णय देनदार। तो ये हो गया अपना। फिर क्या है? को सूचित, को सूचित मत लिखिए, नोटिस लिखिए, को नोटिस देने। फिर आफ्टर के बाद, तैयार की जानी, तैयार की जानी, शुड यहां आ गया, चाहिए, है ना। यहाँ पे हो गया हमारा एक पार्ट समाप्त, कॉमा दे दिया। अब हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। एंड, मस्ट एवं, अब मस्ट भी जाएगा, भागेगा बाद में, क्योंकि वो भी चाहिए ही है तो जाएगा। एवं अदर थिंग्स, एवं अन्य बातों के साथ, अन्य बातों के साथ। ये दूसरा पार्ट अगर मानते हैं तो हो गया। तीसरे पार्ट में चलते हैं हम साथ। तीसरे पार्ट में आ जाइए। क्या? अब ये आएगा, स्पेसिफाई एवरी एस्पेक्ट एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। बताइए। तो एवरी एस्पेक्ट, हर पहलू को, हर पहलू करना, एज पॉसिबल मतलब यथासंभव, यथा संभव। क्या? एज फेयरली एंड एक्यूरेटली मतलब निष्पक्ष, यथासंभव निष्पक्ष एवं एक्यूरेटली सटीक, सटीक, सटीकता से, निष्पक्ष एवं बारीकी से या सटीकता से। सटीक, सटीक, एक्यूरेटली सटीक, नॉट बारीक, बारीक नहीं, बारीक नहीं, बारीक, बारीक माइन्यूटली हो जाता है, हाँ माइन्यूट, बिल्कुल बारीक माइन्यूटली हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो निष्पक्ष एवं सटीक, ठीक है। रूप से निर्दिष्ट करना है, स्पेसिफाई। हाँ जी, परिष्कृत और सटीक, परिष्कृत और सटीक। परिष्कृत, जी सर। परिष्कृत, परिष्कृत का रिफाइंड होता है ना सर? परिष्कृत नहीं, परिष्कृत तो हो जाएगा आपका, परिष्कृत मतलब मॉडिफाइड या अपग्रेडेड बोल सकते हैं, मॉडिफाइड बोल सकते हैं, फिल्टर्ड बोल सकते हैं, वो अलग चीज हो जाएगी। परिष्कृत नहीं। यहाँ पे क्या होगा आपका? फेयरली मतलब निष्पक्ष, ये यहाँ पे निष्पक्षता की बात हो रही है, और सटीक, ठीक है। लीगल ट्रांसलेशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि शब्द जो यूज करने हैं ना, आपको लीगल टर्म्स यूज करने, हिंदी के भी, ठीक है। स्पेसिफाई मतलब निर्दिष्ट किए जाने चाहिए, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब दैट से फिर टूटेगा, दैट द कोर्ट कंसीडर्स मटेरियल फॉर द बायर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये दैट किसके लिए प्रयोग हो रहा है? एवरी एस्पेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है। स्पेसिफाई एवरी एस्पेक्ट एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल, दैट, तो जिसे द कोर्ट, न्यायालय, कंसीडर्स मानती है, तो मानती है कहां जाएगा? लास्ट में जाएगा। अब क्या? मटेरियल्स फॉर द बायर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर उल्टी चाल चलेंगे, ठीक है, उल्टी चाल चलेंगे, लेकिन नेचर एंड वैल्यू है तो नेचर को पहले लिखेंगे, मतलब प्रकृति, किसकी प्रकृति? प्रॉपर्टी, तो संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति की प्रकृति एवं मूल्य, फॉर द बायर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का हाँ, द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड, को समझने के लिए, को समझने के लिए, को समझने के लिए। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, दो पार्ट मिटा देते हैं, सिर्फ तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है भी, ये सेंटेंस को हम लोग करते हैं, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया था, स्पेसिफाई एवरी एस्पेक्ट एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। उसके बाद
that the court considers material for the buyer to understand the nature and value of the property. तो अब ये यहां से फिर से एक बार पढ़ते हैं कि यहां से पढ़ते हैं कि specify every aspect as fairly as accurately and possible that every aspect that the court considers material for the buyer to understand the nature and value of the property. तो हमने क्या बनाया इसको कि स्पेसिफाई, सो यहाँ पे आ गए हम कि हर उस चीज को यथासंभव निष्पक्ष और सटीक रूप से निर्दिष्ट करना है जिसे अदालत या न्यायालय संपत्ति की प्रकृति और मूल्य। अब देखिए हम यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दैट से यहां से जिसे द कोर्ट, अब इस पार्ट में क्या है, द कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, जिसे तो न्यायालय हम पहले लिखेंगे न्यायालय, और उसके बाद चूंकि कंसीडर है तो मानती है तो लास्ट में आ जाएगा, मानती है यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद फिर बाकी को उल्टेंगे, मतलब उल्टी चाल में चलाएंगे। तो नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति की, ये पूरा संपत्ति की प्रकृति और मूल्य, संपत्ति की प्रकृति और मूल्य, टू अंडरस्टैंड को समझने के लिए, किसके लिए, फॉर द बायर खरीदार, हाँ, तो बायर टू अंडरस्टैंड, फॉर द बायर टू अंडरस्टैंड, बायर मटेरियल फॉर द बायर मतलब खरीदार के समझने का, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मटेरियल फॉर बायर टू अंडरस्टैंड, ये पूरा एक सेगमेंट होगा, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब ऐसे देखेंगे कि संपत्ति का मूल्य एवं संपत्ति की प्रकृति और मूल्य खरीदार को समझाने के लिए शायद, हाँ, संपत्ति की क्या हो गया आपका, तो संपत्ति का मूल्य तथा प्रकृति को समझकर खरीदार को निर्दिष्ट करे। निर्देश करे कहाँ से आ गया, निर्दिष्ट सर यहाँ पे है ना, नहीं निर्दिष्ट करे तो हमने कर लिया है, बायर टू अंडरस्टैंड कर दिया है हमने, यहाँ तक हमारा अनुवाद हो चुका है, जिसे न्यायालय संपत्ति की प्रकृति और मूल्य को समझते हुए खरीदार को, हाँ, खरीदार के लिए सामग्री या वस्तु मानती है, खरीदार के लिए फॉर द मटेरियल फॉर द बायर, खरीदार के लिए सामग्री या वस्तु मानती है। इस तरीके से ये आपका अनुवाद हो जाएगा। तो मेन क्या है ना कि इसमें देखिए क्यों दिक्कत आई, हालांकि मैंने लिख के वैसे ही रखा है, और यहाँ पे क्योंकि ये सेगमेंट हमें कहाँ से तोड़ना है ये हमारे लिए समझना जरूरी है, ठीक है। सर यहाँ पे हेलो सर, हाँ, यहाँ पे बायर को प्रॉपर्टी के नेचर और वैल्यू को समझाने की बात कही जा रही है ना, कोर्ट उन मामलों पे विचार करेगी, शायद ऐसी बात वहां पे कही जा रही है सर। हाँ, तो बताइए कैसे बनेगा। सर मैंने पेन पेपर नहीं लिया है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे सजेशंस तो बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है। अब हम लोग भी कोर्ट की भाषा बोलने लगे। Such kind of suggestions are not admissible. Suggestions should be in the form of the sentence, पूरा बना करके। ऐसे ये टुकड़ों में सजेशंस तो सर मैं बना के भेजती हूँ। हाँ, बना के भेजिएगा बिल्कुल। तो ये हो गया। सर ये जो आपने यहाँ पे जो लिखा था सर, एक बार उसे डिस्प्ले कर दें, पहले से जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, ओके, हाँ, जिससे अदालत संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का न्याय करने के लिए खरीदार को जानने के लिए सामग्री मानती है। ये इस तरीके से ये पूरा जो है ना, ये पूरा अनुवाद मैं आपको दे दूंगा, मतलब पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है इसका अनुवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये लीगल ट्रांसलेशन जो है इतना मुश्किल नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं कहीं हल्का सा परेशान कर दे, जैसे हम लोग आखिरी सेंटेंस में थोड़ा सा फंसे, थोड़ा सा परेशान हुए,
पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप निकाल ले जाएंगे। यदि पूरी गाड़ी आपने निकाल ली है तो एक सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि आपका रह जाएगा, और एक आध सेंटेंस में यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स के ऊपर, यदि आप पूरा पैसेज निभा करके लेकर के आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब आपने अनुवाद किया तो आखिर में आपका एक समग्र जो अनुवाद है वह पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये कोई एक मतलब अगर हिंदी में भी इस तरह का निर्णय दिया जाता है, जैसे ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये निर्णय ठीक हो, तो फिर आपका अनुवाद हो जाता है सार्थक। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन। तो इस तरीके से आज का ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, जहां तक मुझे लग रहा है बढ़िया रहा। आप लोगों ने भी काफी पेशेंस के साथ पिछले 1.5 घंटे से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने अनुवाद किया बढ़िया तरीके से। आप लोग अभ्यास करते रहिए। कल हमारे अनुवाद मैराथन के तीसरे लैब का आखिरी दिन है, मतलब हम लोगों में 30 पैसेज, और ये 30 नहीं है, 30 को अगर आप देखेंगे तो ग्रॉसली इट इज मोर देन 50, क्योंकि बहुत अब तो मैं बड़े बड़े पैसेज दे रहा हूँ, तो दिन में आप उसको 3-4 टुकड़ों में बांट के कर सकते हैं। अभ्यास सर करते एक दिन रहिए। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा सर? हाँ जी, एक दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए सर, कल का तो अनुवाद हो नहीं पाया था। नहीं, इसमें एक्सटेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास 10 दिन बचे हैं और तीसरा चौथा लैब हमारा 10 दिन चलेगा। एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिए, आप एक दिन एक्स्ट्रा नहीं कर सकती हैं आप अनुवाद? जी सर कर लेंगे। यार हद हो गई। एग्जाम आप लोगों को देना है कि मुझे देना है? चलिए ठीक है, आप एक्सटेंशन क्या, हम तो एक्सटेंशन देने के लिए क्या है, आपकी इच्छा है, आप जब एक चाहे दिन करें। एक्स्ट्रा सर, बस एक दिन एक्स्ट्रा की बात कर रही थी, और नहीं दे नहीं, सकते अभी तो कोई समय बात नहीं है ना हमारा। 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खत्म। 10 दिन का है, 10 दिन तो 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट 7 को आप में से बहुत लोग नहीं भी कर पाएंगे अटेम्प्ट, क्योंकि 8 को एग्जाम देने जाना है, तो आप घर से निकलेंगे, ट्रेवलिंग में रहेंगे एंड व्हाट्सएवर ऐसा। ठीक है, चलिए। सर इस तरह का क्लास सर अगर रोज नहीं होता है सर, जैसे अभी करा रहे हैं सप्ताह में, जैसे अभी मेरे ख्याल से इस सप्ताह में एक ही हुआ है, अगर एग्जाम तक अगर सर देखिए सप्ताह में ऐसा अगर है 4-5 दिन करा दे सर। विजय जी, ऐसा है जी। ना कि इस तरह की क्लास से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे। और अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि केवल हम तभी अभ्यास करेंगे जब हम लाइव बैठेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये एक दिशा निर्देश है आपके लिए, ठीक है ना। सो आप अभ्यास करें, जो तकलीफ आए हम जब लाइव क्लास कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तकलीफ तो सर वो जब सेंटेंस बनाते हैं बड़ा बड़ा सेंटेंस ना, उसको फॉर्मेशन करने में और तोड़ने में दिक्कत तो आती है, जैसे लास्ट वाला सेंटेंस में दिक्कत आई, इस तरह से हमेशा ठीक है, आती दिक्कत है। आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो जैसे दिक्कत आती जाएगी, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, है ना। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जैसे सर अगर अल्टरनेट एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश का अगर सर करवा देते एक पैसेज सर, कम से कम 10 दिन कंटिन्यू, तो सर अच्छा हो जाता। जैसे एक दिन हिंदी, एक दिन अल्टरनेट अंग्रेजी से हिंदी, ऐसा एक है दिन ना हिंदी से अंग्रेजी। कि जो भी शेड्यूल है ना, मैं अपने हिसाब से शेड्यूल कर रहा हूँ और उसी हिसाब से करूंगा, क्योंकि और भी चीजें हमें देखनी है, केवल एक ही एग्जाम नहीं है। अभी एसएससी भी है, IBPS भी बिल्कुल सामने खड़ा है, ESIC का इंटरव्यू है, तो सारी चीजें एक साथ में है ना, तो सब चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप लोग अभ्यास करें, प्रतिदिन जो अभ्यास आपको दिया रहा है उसको देखिए। ये सब चीजें अभ्यास से होंगी, इसमें जो मैं बता रहा हूँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हम यदि रोज रोज डिस्कस कर रहे हैं और बैठ करके 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। वो भी तभी होगा, उसका फल तभी मिलेगा जब आप उसको अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो और किसी का कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई सलाह? सर एक बात पूछनी थी, जिस तरह का पैसे दे रहे हैं आप शुरू से, अब तो कुछ बड़ा भी हो गया है, कर तो रही हूँ मैं रेगुलर, पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पर, मतलब अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जा रहा है। लेकिन पूछना था कि जो हमारे एग्जाम में आएंगे 4 पैसेज, उसके मतलब वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग या कितना बड़ा पैसेज होना चाहिए? जैसे कि आज आपने अभी दिया, देखिए स्टैंडर्ड आज जो मैंने दिया वो 268 शब्दों का पैसेज था। 300 शब्द का आप मान के चलें कि पैसेज आपका 30 मार्क्स का है ना एक पैसेज। हाँ 30 मार्क्स, 200 शब्दों का रहेगा, 200 शब्दों के आसपास रहना चाहिए। जो 50 मार्क्स के पैसेज होते हैं सामान्य तौर पे 300 शब्दों के होते हैं। अच्छा, 50 के स्टैंडर्ड लिए है, मतलब स्टैंडर्ड है ये, कि ऐसा माना जाता है कि आधे घंटे में आप 300 शब्दों का एक पैसेज कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। तो 200 शब्दों का होगा आपका, 175 हो जाएगा, 180 होगा, 150 हो सकता है, डिपेंड करता है।
अच्छा, तो ये हाँ मतलब मतलब बार-बार जो मैं देख पा रही थी कि मतलब एक पैसेज करने में जो टाइम लग रहा है और पेजेस भी 3 से साढ़े 3 पेज कवर हो जा रहा है, एक जो देखिए अभी का है। 300 शब्द जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आपको आधे घंटे से 40 मिनट में करने, चूंकि लीगल ट्रांसलेशन है तो आप थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं। अगर आप उसको आधे घंटे से 40 मिनट में कर रही हैं तो प्रपोर्शनेट आपको जो भी मिलेगा आप उसे कर लें। ओके ठीक है। सर, ओके। हाँ। इसमें कंफ्यूजन होती है, मतलब मैं डाउटफुल थी कि मतलब टाइम यहाँ पे इतना लग रहा है तो वहाँ पे कैसे कर पाऊंगी, मतलब नहीं नहीं, ज़्यादा वो लग हो रहा था। जाएगा। अगर आपका 30 मार्क्स का है तो प्रोबेबली 200, नहीं तो लीगल है तो 150 शब्दों का हो सकता है। तो 300 जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप लगभग दो भागों में, 300 से ज्यादा है, जी, 320 325 का मैं देता हूँ, उसको दो भागों में बांट लीजिए। बड़ा ओके पैसेज तो मैं सर, इसलिए दे रहा हूँ कि आप दिन में 3-4 बार करिए। ऐसा थोड़ी है कि पूरे दिन में एक ही अनुवाद करके बैठना है आपको, तो एग्जाम पास में आ गया। दिन में 3-4 कीजिए, 5 कीजिए, जितना है सब करिए। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के करिए, जरूरी नहीं कि एक साथ में करें। ओके ठीक सर। है। अच्छा सर, अब तक जो सेशन हुआ है ट्रांसलेशन का, उसका वीडियो देख सकते हैं? हाँ, जितने भी सेशंस हुए हैं सबके वीडियो आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के सेक्शन में जाकर के अवेलेबल है, वहां पे जाइए और देखिए, सब मिल जाएगा। अनलीगल ग्रोसरी का पीडीएफ चाहे कुछ ऐसा? ये SG करके, आप कौन मैसेज कर रहा है? SG सर ग्लॉसी ग्रुप पे भेज दिएगा, कौन है भाई? नाम तो पता लगेगा कौन है SG। अरे नाम तो बताइए। मिस्टर इंडिया। हाँ जी मिस्टर इंडिया है सर। भाई, SG साहब आप सुन रहे हैं हमारी बात? न सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं। आजकल वैसे भी हम लोग एक्रोनिम से परेशान है। हर चीज में शॉर्ट फॉर्म, हर चीज इतना शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म याद रखे पता नहीं चलता है। फिर नामों में भी शॉर्ट फॉर्म और परेशान है। तो ये है, ठीक है। लीगल ग्लॉसरी सबके पास मिली हुई है। जो साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं उनको इसलिए नहीं मिला हुआ है क्योंकि आप लोग पटना हाई कोर्ट के लिए नहीं जुड़े हुए हो, आप लोग तो SSC के लिए जुड़े हो, इसलिए आपको ग्लॉसरी उसमें जो वेलकम मैसेज था उसमें पटना हाई कोर्ट वालों के लिए तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपके काम की जो सामग्री वो आपको चली गई है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें भेज दूंगा, आप लोगों को ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए आप उसको देख सकते हैं। मुझे कल मॉर्निंग में जस्ट एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। और कुछ, एनीथिंग एल्स? ओके, शुभ रात्रि। बहुत लंबा सेशन रहा आज का। आज के बाद हम लोग सीधे लाइव सेशन में मिलेंगे परसों, यानी कि थर्सडे को रात को अगेन एक पैसेज के साथ मिलेंगे हम लोग। अभी जब तक पटना हाई कोर्ट का एग्जाम है तब तक हम लोग सामान्य तौर पे अनुवाद पे ही अभ्यास करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हम लोग SSC का, चूंकि SSC का हमने सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया है, अब ओनली जो वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग शुरू करेंगे सेशंस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। वो बिल्कुल फ्रेश सेशन होगा और बढ़िया तरीके से फिर वहां से हम लोग 1-1.5 सर महीने का एकदम एक इंटेंसिव। रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी, सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। ये सर सुबह वाले सेशन में थोड़ा सा अगर हम लोग ये इंटरव्यू पे, ये SIC का जो इंटरव्यू आने वाला है, क्योंकि वो 4 से स्टार्ट है सर, 3 या 4 से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम लोग अगर डिस्कशन करें। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको करते हैं। सेशन में आप लोग जुड़े रहे सुबह में? सर जी आज सर। तो कोई नहीं जुड़ा था, 3-4 ही लोग थे हम लोग बस। अच्छा अच्छा, ओके। 2 तारीख को किसका इंटरव्यू है? दीपा जी का है दो सर, को 3। दीपा जी का है। हाँ, 2 को दीपा जी का है सर में। हाँ, 2 से स्टार्ट है सर हम लोग का। जैसे मेरा 4 को है तो किसी किसी का 2 को, 3 को, 4 को मेरा कंटिन्यू 11 को है तो सर। लंबा चलेगा। देखिए, इंटरव्यू के लिए तो हम लोगों ने सफिशिएंट सेशंस कर लिए हैं। अब जो है यस सर। केवल मेरा ये सब था कि जो भी आप लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, मॉर्निंग के सेशन में जुड़ करके आप लोग जो इंटरव्यू में प्रश्न हुए उनके ऊपर चर्चा करें तो ज्यादा फ्रूटफुल अब यहाँ से रहेगा। क्योंकि अब यहाँ से ऐसा कोई मतलब सेगमेंट बचा नहीं है जिसके के ऊपर अब अलग से कोई टीचिंग या सेशन की आवश्यकता हो इंटरव्यू के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। जैसे अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये चीजें तो जो है थोड़ी बहुत आपस में चर्चा करने से भी क्लियर हो जाएंगी उन प्रश्नों के ऊपर जो प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए। यही सोच करके मैं इंटरव्यू का मॉर्निंग सेशन एंगेज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली। हालांकि फिर भी हम लोग करेंगे, बीच में 1-2 सेशन करेंगे, 2 तारीख से या 3 तारीख से पहले जब आप लोग का इंटरव्यू आएगा तो देखते हैं, करेंगे उसमें कुछ। और यदि कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को है कि सर ये सेशन जो है रह रहा है या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम लोग
नहीं पढ़ पाए या नहीं देख पाए तो आप लोग मुझे बता दीजिए। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हमने पूरा कंप्लीट कवर तो कर ही लिया है। कुछ अगर स्पेसिफिक ऐसा रह रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर उसके ऊपर हम सेशन कर लेंगे। हाँ। मुझे जहां तक प्रॉब्लम आई थी सर उसमें इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, जिसमें सर अगर हम 100% जान रहे हैं बट डिलीवर कर रहे हैं वो 70% ही कर पा रहे हैं। तो ये देखिए वहाँ इंग्लिश मुझे बस कन्वर्सेशन के लिए वही- तो अगर वही बात आ जाती है ना कि मॉर्निंग सेशन में आप लोग इंग्लिश में बात करिए। जी सर, जो मुझे प्रॉब्लम आई सर क्योंकि देखिए मैं इंग्लिश होऊंगा तो फिर मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, मुझे इंग्लिश बोलने की वैसे ही बड़ी बेकार से इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन बहुत बोलता हूँ। तो मेरे बोलने से आपको फायदा तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको फायदा तभी होगा जब आप खुद बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना। तो ये तो मतलब अलग ही कॉन्टेक्स्ट है ना। बेहतर है कि आप लोग जो है जुड़ करके और बढ़िया तरीके से सर। प्रश्नों के ऊपर चर्चा करें जो आपसे पूछा गया है, और इंग्लिश में करें। सर। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश पूछा गया था सबके लिए समस्या थी तो इंग्लिश में करें चर्चा। सर एक बोर्ड दिन तो आप जाएगा, अगर इस तरह से बोर्ड बदल जाएगा। अनुवाद, हाँ। सर अनुवाद में जो पूछा जा रहा है अभी, अनुवाद प्रकृति प्रविधि, अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद के प्रकार, अगर सर इसको शॉर्ट में अगर एक दिन बता देते सर तो मतलब हाँ। जितना हम वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने बता पाए, शॉर्ट में इस तरह से अगर बता देते थोड़ा समझ में आ जाता क्या बताना है वहाँ पे, क्योंकि देखिए किताब इसके पढ़ के तो ऊपर सर पूरा बहुत संसार है ही, किताब में। सुनिए मेरी बात विजय जी, इसके ऊपर बहुत ही प्रिसाइज और बहुत बढ़िया वीडियो पड़ा हुआ है अक्ष फाउंडेशन के जो वीडियो कोर्स है, उसमें जाके आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे ना, उसमें ट्रांसलेशन प्रविधि इत्यादि के ऊपर बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही शानदार संतोष जी का वीडियो है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 1-1.5 घंटे के सेशन में पूरा बताया हुआ है, एक बार आप लोग उसको सुन लीजिए, जी है ना। जी सर। जी 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 सर, थैंक यू सर। उसको सुन लीजिए और फिर जरूरत पड़ेगी तो चर्चा कर लेंगे ऐसी कोई दिक्कत। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि, मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, गुड नाइट।